हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। देखिए, ये है आपका पेपर 1 और पेपर 1 का ये है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इस चैप्टर नंबर 3 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम आपको करवा देंगे। इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2 पढ़ा दिया, चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं और पूरी पूरी बुक से भी हमने आपको सारी यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं। तो अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं देखी तो ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो बच्चे देख लें, क्योंकि एग्जाम आपके नज़दीक हैं। बाकी जो आपके ये इजी नोट से क्लासेस हैं ये मैं करवा ही रही हूँ। देखिए, ज़्यादा बेहतर है कि हम आपको सब कुछ करा पाएँ, है ना। तो ये यहाँ से आप यही समझिएगा कि आंसर को कैसे लिखना है। अब हम यही चीज़ कॉपी पेन पे नोट करके पढ़ाएं, है ना, तो फिर एक ही क्वेश्चन करा पाएंगे। और आपको तो श्योर तो नहीं है कि वो एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन। अब इसमें यहाँ पर जैसे हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन इतने ही समय में हम करा देंगे। ठीक है, तो बजाय कि हम एक एक क्वेश्चन बताएं, आप आराम से ज़्यादा पढ़ लीजिए उतने ही समय में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। पीजी पॉइंट ऐप पे पेपर 1 जो है आपका, मतलब है ना, उसके सारे नोट्स एंड ऑल मिल जाएगा आपको, हैंड रिटन सारा कुछ है। और पूरा NEP 2020 के अकॉर्डिंग पूरा डिज़ाइंड नोट्स है। 2016 से 21 तक के सारे पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। और उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि वो होती है बात एक गारंटी लेने की। तो मैं अगर 99% भी बोलूँ, भाई 1% तो कोई नहीं कहता, तो 99% जो आपके उसमें हमने आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं लिख करके खुद से, तो विश्वास मानिए परसेंटेज भी बहुत अच्छा बन सकता है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बस बजाय आपकी उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो वो PDF अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ले लीजिए जा करके, है ना, बहुत अल्टीमेट है। नेक्स्ट शुरू करेंगे हम, प्रबंधन के प्रमुख कार्य को संक्षेप में बताइए। तो प्रबंधन से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमने आपको ये प्लानिंग क्या होता है, संगठन क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, सब बताया। लेकिन संक्षेप में समझना है तो यहाँ समझ लेते हैं कि भैया प्रबंधन, मैनेजमेंट का मेन कार्य क्या होता है। देखो, सबसे मैनेजमेंट आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी सोचो तो भैया अगर कोई मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं। जस्ट लाइक कि हमको अपना टाइम टेबल बनाना है तो पहले हम क्या सोचेंगे, प्लान करेंगे ना, कि हम दिन में इतने पढ़ाई भी करनी है, हमको बाहर भी जाना है, जिम भी करना है ना, मार्केट भी जाना है। तो सब पूरा प्लान बनाओगे, उस चीज़ को नियोजित करोगे। जैसे किसी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके हर पहलू पर भली भांति विचार करना ही क्या है, योजना का नियोजन करना, यानी चीज़ों को प्लान करना। उसके बाद में क्या है, संगठन करना। प्रबंधक द्वारा संस्था, या चूंकि आप स्कूल मैनेजमेंट के विषय में पढ़ रहे हैं, चूंकि आप B.Ed के लिए पढ़ रहे हैं, तो सब चीज़ें जो होंगी वो एक बच्चे के, एक टीचर के, एक विद्यालय के परिप्रेक्ष्य से सोचेंगे। ठीक, तो प्रबंधन द्वारा संस्था में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का विकास हो और संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य कर सके, यानी कि पूरा स्टाफ एक साथ में कैसे क्या कार्य होगा वो समझ सके। उसके बाद में नियुक्ति करना है, कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, उनको वेतन देना, मूल्यांकन, पदोन्नति करना तथा सेवा मुक्ति आदि का सम्मिलित किया जाना। जैसे स्कूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स के टीचर नहीं है तो फिजिक्स के टीचर की नियुक्ति करना। साथ में अब जैसे कोरोना आ गया था तो ऑनलाइन पे कितनी सारी चीज़ें हो गई, तो जो टीचर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं आप उनको हटा तो नहीं देंगे ना, बल्कि आप उनको क्या देंगे, प्रशिक्षण देंगे, यानी कि ट्रेनिंग देंगे। उन टीचर्स को सिखाएंगे कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है ना। 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में फिर क्लासेस ऑनलाइन चलने लगती थी स्कूल में। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई हैं। उसके बाद में मूल्यांकन करना, भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, मूल्यांकन करना। आप देखते होंगे कि क्या होता है, प्रमोशन होता है ना। प्रमोशन जस्ट लाइक कि कोई टीचर है तो वो HOD बन गया, है ना, कोई प्रोफेसर HOD किसी बनना, उसके अपने टीचर है तो वो इंचार्ज बन गया ग्रुप का। इस तरीके की चीज़ें जस्ट लाइक पदोन्नति कहलाती है, प्रमोशंस कहलाते हैं। उसके बाद में क्या, निर्देशन, डायरेक्शन देना। निर्देशन प्रबंधन का वह कार्य है जो संगठित प्रयासों को आरंभ करता है और प्रबंधकीय निर्णयों के रूप में परिणति करता है। समन्वय की अगर मैं बात करूं, कोऑर्डिनेशन की बात करूं, तो समन्वय वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो एक संस्था प्रतिष्ठान के विभिन्न सदस्यों के प्रयत्नों को इस प्रकार नियमित करती है कि उनके हित तथा लक्ष्य संस्था के हितों के लक्ष्यों के रूप हो जाए। नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। आप देखिए स्कूल में अगर कंट्रोलिंग ना हो, अगर नियंत्रण ना हो, तो सब अपनी मनमानी करें, बच्चा अपनी मनमानी करे, टीचर अपनी मनमानी करे, ना कोर्स कंप्लीट हो पा रहा है, ना बच्चा आगे क्लासेस में जा पा रहा है, ना उसकी स्टडीज ठीक से हो पा रही हैं, है ना टाइमली FA हो पा रहे हैं, ना टाइमली समेटिव असेसमेंट हो पा रहा है।
ना बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे फिर बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इस वजह से कंट्रोलिंग भी बहुत ज़रूरी है। वर्तमान संस्थाओं में नियंत्रण करना एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधन को नियंत्रण करते समय व्यक्तियों के बजाय कार्य पर नियंत्रण करना चाहिए। योजना संगठन करना, नियुक्ति करना, समन्वय और नियंत्रण के अतिरिक्त प्रबंधन के कार्य और भी कुछ होते हैं। जैसे हम यहाँ पर चूंकि संक्षेप में समझाना था, शॉर्ट आंसर था, तो आपने 6 हेडिंग्स डाली। इनके अलावा आप एकीकरण की हेडिंग डाल सकते हो, संदेश वाहन की हेडिंग डाल सकते हो, अभिप्रेरणा की हेडिंग डाल सकते हो, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, नव परिवर्तन यानी कि नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये सब क्या है, इसमें और हेडिंग्स डाल सकते हैं आप और अपने शब्दों में चीज़ों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर्स कि व्हाट इज पोस्ट कार्ब। पोस्ट कार्ब को स्पष्ट कीजिए। अब जो बच्चा, देखो बहुत बच्चे सोचते हैं, देखिए पोस्ट कॉर्प क्या है, पोस्ट कॉर्प से आशय ये है, अब देखिए जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उन्हीं को इनका एग्जैक्ट फुल फॉर्म बताओगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे थ्योरेटिकल एग्जाम है, नहीं पढ़ना, क्या ही ज़रूरत है, मैं ऐसे ही लिखाऊंगा, मेरी राइटिंग स्किल बहुत अल्टीमेट है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि जो बच्चा पढ़ के गया, जो बच्चा नहीं पढ़ के गया है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सिर्फ वही बच्चा लिख करके आएगा जिसने इसका एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर पढ़ा है या खुद से पढ़ा है। तो पोस्ट कॉर्प एक संक्षिप्त रूप है किसका, जो प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किया जाता है। यानी कि मैनेजमेंट का अगर आप पढ़ रहे हो या मैनेजमेंट कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत लोग करते हैं और करना एक सार्थक भी तरीका है। कैसे, प्रबंधन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अब इसके अंतर्गत आएगा क्या, पोस्ट कॉर्प का मतलब देखो, पी का मतलब होता है प्लानिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आप, आयोजन। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन करना, अभी हमने आपको पढ़ाया। एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग यानी कि स्टाफिंग करना, अभी हमने आपको पढ़ाया। डी स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग या फिर लीडिंग, इसका मतलब होता है नेतृत्व करना। को स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना। आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। बी स्टैंड फॉर बजटिंग यानी कि बजट तैयार करना। तो ये होती है किसी भी चीज़ को मैनेज करना। जस्ट लाइक जो आपके स्कूल के मैनेजर सर होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। कैसे कि प्लान करना, संगठन का निर्माण करना, स्टाफिंग करना, नेतृत्व करना, समन्वय, रिपोर्ट तैयार करना, बजट करना। अब इसके लिए उन्होंने वर्कर्स रख सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल, समय पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, एक विद्यालय के मैनेजर की होती है। तो इसे ही हम संक्षेप में पोस्ट कार्प कहते हैं। प्रबंधन सिद्धांतकारी जो आपकी हेनरी फेयोल थे, इनके 14 सिद्धांतों एवं प्रबंधन के 5 तत्वों को सम्मिलित किया गया, जो लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कार्प विभिन्न संस्थाओं में प्रबंधन की एक व्यापक रूप से क्या है, लोकप्रिय है। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि आप ये सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ प्रमुख विचारकों द्वारा बताए गए प्रबंधन के कार्यों का उल्लेख करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ प्रमुख विचारकों के द्वारा बताए गए प्रबंधन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए तभी तो कर पाओगे। जैसे हेनरी फेयोल जो विचारक थे, इन्होंने नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण के विषय में कहा कि बस इतना ही होता है प्रबंधन का कार्य। वहीं जो आपके रॉल्फ डेविस थे, इन्होंने कहा कि नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण, बस इतना ही मतलब प्रबंधन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं पे कुंट्स और ओडोनाल ने कहा कि नियोजन करना, संगठन, आप देख सकते हैं नियोजन और संगठन दोनों में आ रहा है, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, ये इनके अनुसार हो गया। ठीक लूथर गुलिक के अनुसार कहा गया नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, विवरण देना और बजटिंग, जिसे आप पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हो। किसके नाम से, पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हो। ये ना कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखना है आपको, पोस्ट कॉर्ब लिखना है और आगे लिखना है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया, और पोस्ट का पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ लिखना है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि देखेंगे आप लोगों को कितना जल्दी चीजें याद रहती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपने पोस्ट कॉर्ब याद भी कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तभी आप लिखो। अब मान लो एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के स्वरूप को बताइए, प्रबंधन के क्या लाभ हैं, विद्यालय प्रबंधन से क्या समझते हैं आप। मान लो ये पूरा लॉन्ग आंसर बना, तो आप उसमें अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो आप अपने आंसर में कहीं पे भी जब प्रबंधन का महत्व बता रहे हो या कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, तो वहां पर आप अपने अनुसार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि लूथर गुलिक के अनुसार पोस्ट कॉर्ब के माध्यम से इन्होंने प्रबंधन को समझाया है। जहां पर पी का मतलब होता है क्या भैया,
ओ का मतलब होता है ये, एस का मतलब होता है ये, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अब आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप अपने कहीं भी आंसर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्रबंधन वाले। तो चीज़ों को एक से दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करना सही तरीके से आना चाहिए आपको, है ना। ब्रेक जो थे इन्होंने बताया कि नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण। वहीं पर लिंडाक आर्विक ने बताया नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेशवाहन, पूर्वानुमान, जांच। ये सब क्या है, प्रबंधन के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा भी गया है कि शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए भाई, विद्यालय को अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कुशल शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत किस प्रकार हैं। पहला, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि विद्यालय के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां कैसी हो, उद्देश्यपूर्ण हो। समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित किए जाएं तथा उनकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य किए जाएं। जैसे मान लीजिए आप सीटेट देने जा रहे हो, तो आपने पहले ही अपना एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि इस बार एटर्नियां क्लियर करना है और 90 नंबर से नहीं क्लियर करना कि पास हो जाए, हाँ हमको 130 प्लस लाना है। आपने ये क्या है, आपका उद्देश्य। अब जब ये आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया है तो आप सचिन सर की मैराथन भी देख रहे होंगे, सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे और भी बहुत सी चीजें आप कर रहे होंगे, है ना। तो ये क्या है, आपका उद्देश्यपूर्ण हो गया काम। उसके बाद में क्या है, सहयोग का सिद्धांत। जैसे शैक्षिक प्रबंधन, अगर मैं शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य से बात करूं तो संस्था को विभिन्न गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के मध्य, किसके मध्य, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के मध्य, शिक्षकों तथा छात्रों के मध्य, शिक्षकों के मध्य आपस में सहयोग बनाए रखना संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। जैसे मान लो कि क्या होता है कि एक टीचर है जो आज क्या है भैया, एब्सेंट है। तो प्रिंसिपल सर ने क्या कहा कि पिंकी मैम आज आपका ये पीरियड फ्री है, आप ऐसा करिए कि क्लास 4th में चली जाइए, पढ़ा दीजिए जाके, क्योंकि आज रिंकी मैम एब्सेंट है ना। अब ये कह दें कि सर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, सर हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो मेरी यही है और मुझे फ्री पीरियड मिला है, मुझे अपने बच्चों की कॉपी चेक करनी है एंड ऑल, है ना। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ये समन्वय है, जो ये कोऑर्डिनेशन है, ये नहीं हो पाएगा, है ना। फिर कल को पिंकी मैम एब्सेंट हुई तो उनकी क्लास कौन देखेगा। और तो कहने का आशय ये है कि टीचर्स के बीच में, टीचर्स स्टूडेंट के बीच में, प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच में एक सहयोग वाली भावना होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता के सिद्धांत का मतलब क्या है कि अच्छे कार्य के निष्पादन के लिए संस्था की समस्त मानव संसाधनों की पूर्ण सहभागिता आवश्यक है। शैक्षिक प्रबंधन द्वारा सभी विद्यालयी गतिविधियों में अध्यापकों, छात्रों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। कहने का आशय ये है कि सब अपना अपना काम अगर पूरे तल्लीनता के साथ में करते हैं तो वहाँ पर होता है सहभागिता का सिद्धांत, यानी कि जो HOD हैं वो अपना काम अच्छे से निभाएं, जो इंचार्ज हैं वो अपना काम अच्छे से करें, साइंस का टीचर अपना काम अच्छे से करे। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चे की स्टडीज भी बहुत अच्छे से होंगी और एक जो एक स्कूल होता है उसका भी नाम रोशन होगा, क्योंकि भैया जब सब काम अच्छे से होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उद्देश्य परक नियोजन का सिद्धांत होता है। ये क्या है मैम, हमने कहा संस्था के उद्देश्यों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है यदि योजना व्यवहारिक तथा उद्देश्यों के दृष्टिगत रखकर बनाई जाए। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों की प्राथमिकता के आधार पर व्यवहारिक, लघु तथा दीर्घ शैक्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये है कि भैया जैसे मान लो 2020 में कोरोना था तो ये कमियां रह गई, अब अगर मान लो दोबारा कभी 2023-24 में कोरोना आ जाए तो हमको उन समस्याओं से जूझना ना पड़े जो हमने 2020 में समस्याएं देखी थी कि ऑनलाइन क्लास नहीं कंडक्ट हो पा रही थी, हर टीचर को सब सिस्टम नहीं यूज करना आता था। तो अब वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए पहले ही अपनी तैयारी करना, यही होता है निरंतरता विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत, यानी कि जैसे बच्चों को लाइब्रेरी ले जाना, बच्चों को लैब ले जाना, है ना, टाइम पे उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराना, डेट इज कॉल्ड। और जो उसके बाद में आपके विद्यालय में चीज़ें मौजूद हैं। अब आप देखिए क्लास 10, अब मैं ऑन एन सीरियस नोट अगर बात करूं, 10th में बच्चों को प्रैक्टिकल होते हैं, बिना प्रैक्टिकल बहुत से ऐसे कॉलेज स्कूल्स हैं जहाँ पर बिना प्रैक्टिकल करवाए क्या करते हैं भैया, फाइल्स लिखवा लेते हैं, बस एग्जामिनर आता है, ऐसे ही प्रैक्टिकल हो जाता है, नंबर देता है और चला जाता है ना। उसको प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं जाता है, उसको इक्विपमेंट्स का नॉलेज ही नहीं होता है, ऐसे बहुत से स्कूल्स कर रहे हैं। उसके बाद में क्या, न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बताया गया कि कुशल शैक्षिक प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधक का अपने सभी सहयोगियों के साथ यथोचित व्यवहार हो,
सभी सहयोगियों के लिए एक प्रकार के नियम, पुरस्कार व दंड के लिए एक ही प्रकार के मानक का प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं हो कि वो साइंस के टीचर हैं तो उनकी सैलरी हम 40,000 कर दें, वो आर्ट्स के टीचर हैं तो उनकी सैलरी हम 20,000 कर दें, ये नहीं होना चाहिए, है ना। सभी जो भी सिमिलर हैं अगर पोस्ट पे तो उनकी सैलरी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसको ज़्यादा मारो, SC ST का है तो उसको कम मारो, ये सब भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो जो न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत का आशय है कि सबके साथ समान न्याय हो। ठीक, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि और जिन बच्चों ने पेपर 1 और पेपर 2 का PDF कोर्स नहीं लिया है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने PDF कोर्स की इतनी तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा होगा। और वो जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर कहीं आप एक कॉपी बना लें और शॉर्ट की तो बात नहीं कर रही मैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप उनमें से रोज 2 भी लिख के प्रैक्टिस कर लें अपने हाथ से, तो विश्वास मानिए और क्लास देख लें तो आपका परसेंटेज कहीं नहीं जाएगा। ठीक, अच्छे से तैयारी करते रहिए B.Ed की भी और C.Tet की भी, और बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। जैसे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में नाम रोशन किया था वैसे थर्ड में भी करना है ना। शिक्षा, और जिन बच्चों ने पहले क्लासेस नहीं देखी है ना बुक्स वाली, वो ज़रूर देख लीजिएगा और कोर्स ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक, PDF कोर्स। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, एक बार शेयर और कर दीजिए भाई, हम देखते हैं। इसीलिए मैं क्लासेस भी कम लेने लगी हूँ अब। आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बहुत डेडिकेशन था मेरे अंदर, वो डेडिकेशन कम क्यों हो गया आप लोगों के लिए? वो उसका वजह सिर्फ यही है कि मैं देख रही हूँ कि जब से बच्चों को पता चल गया कि सब्जेक्टिव पेपर होना, तब से उनको लगता है कि पढ़ना नहीं है ना। उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही पास हो जाऊँगा, है ना, या उनके माइंड में जो भी चीज़ें हैं। तो इस वजह से मैंने क्लासेस भी जो है धीरे धीरे अपना डेडिकेशन लेवल भी कम कर दिया है भाई, है ना। आप लोगों के लिए भी स्पेशली समय निकालना पड़ता है मुझे ये करने के लिए। तो अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ही मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँगी। तो इसलिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि क्योंकि मोटिवेशन हमें भी तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, और वो सिर्फ आपसे ही मिल सकता है हमें, है ना। नेक्स्ट क्या है भैया कि शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र को संक्षेप में स्पष्ट करें। तो शिक्षा प्रबंधन यानी कि अब जो मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे वो एजुकेशनल पढ़ेंगे, यानी कि एजुकेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा की समस्त नीतियाँ, योजना, निर्देशन, नियंत्रण, संगठन आदि सभी बातें आती हैं। ठीक, सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है प्रबंधन के अंतर्गत आपकी सभी चीज़ें ये सब आती हैं। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय तत्वों के साथ साथ भौतिक तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। शिक्षा प्रबंधन का मतलब यही नहीं है, देखो शिक्षा प्रबंधन का आशय सिर्फ यही नहीं है कि आप स्कूल में बढ़िया से बढ़िया टीचर फैकल्टी ला करके रख दो, ठीक है, हर चीज़ के मास्टर अपने आप में एक बहुत अच्छे हैं। शिक्षा प्रबंधन का मतलब ये भी होता है भौतिक चीज़ है। भौतिक का मतलब स्कूल का फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, प्लेग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लैब होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रॉपर चलने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए। तो मानवीय तत्वों के साथ साथ आपके ये क्या कहा गया है यहाँ पर, मानवीय तत्व का मतलब क्या होता है मैम? मानवीय तत्वों का आशय होता है जैसे छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, कर्मचारी हो गए, ये सब चीज़ें। भौतिक तत्वों से तात्पर्य होता है जैसे स्कूल की बिल्डिंग है, पता चले झरझर खड़ी है एकदम, कब गिर जाए पता ही नहीं। शैक्षिक सामग्री यानी कि अब आप देखते हैं ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड का यूज़ होने लगा है, तो वो सब चीज़ें प्रेजेंट हो, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, इन सब से। तो अतः शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नलिखित तथा ये सब कार्य क्या सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या कार्य सम्मिलित है। पहला, शिक्षा के उद्देश्यों, आदर्शों व सिद्धांतों आदि को निर्धारित करना। उसके बाद पहले ही हमने अपना गोल सेट कर लिया, उद्देश्यों के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाएं बनाना। आपने अपने B.Ed की टीचिंग में लेसन प्लान बनाए हैं, वही बात यहाँ पर कही गई है। शिक्षा संस्था में उपलब्ध मानवीय व भौतिकी संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, यानी कि पता चले कंप्यूटर रखे है ना, लेकिन उसका टीचर ही प्रेजेंट नहीं है ना, लैब कौन देखेगा पता ही नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण का प्रयास करना। शैक्षिक जगत में हो रहे परिवर्तनों के आधार पर नीतियों में परिवर्तन करके उनका मूल्यांकन करना। और शैक्षिक संस्था के कार्यों के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है आपका क्या कि शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए नीति योजना, कार्य योजना और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, निरीक्षण, आंकलन आदि का निर्धारण करना, यानी कि पासिंग मार्क्स से लेकर के हर एक चीज़ को डिसाइड करना। तो ये तो हो गए आपके क्या भैया शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र
जिनको हमने संक्षेप में व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्या है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता और क्या है इसका महत्व, यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का क्यों नीड है, जरूरी है, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ना, ये दोनों समझेंगे हम लोग। आधुनिक युग की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जाना जा सकता है। पहला है कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी की पूर्ण कुशलता से अपने कार्यों को करता है, क्योंकि उसे अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही का सामना करना पड़ता है, जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। ऐसा है जैसे मान लीजिए कि टीचर्स रखे गए हैं, है ना, अब पता चले कि जैसे ही सेशन एंड हुआ सारा बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, तो इसका मतलब कि बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ पर कहीं ना कहीं टीचर की गलती है कि उसने ठीक से पढ़ाया नहीं, या तो कोई ना कोई तो दिक्कत है, ताकि सभी बैच कैसे कैसे फेल हो रहा है ना। तो इस वजह से इसकी जवाबदेही भी देनी पड़ती है मैनेजमेंट को। तो इसलिए कहा गया है कि ये अपनी जिम्मेदारी समझ के सभी कार्यों को अच्छे से करते हैं। ये एक शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आ गया। शिक्षा की गुणात्मक उन्नति। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होती है, क्योंकि शिक्षक कक्षा, पाठ्यचर्या, अनुशासन व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करता है, जिससे छात्रों को ज्ञान ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न होती है। वह समय समय पर नवीन तकनीकों का भी प्रयोग करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। अब जैसे जैसे सीधी सी बात है भैया कि आप देखते हैं टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चीज़ें और पहले कार्बन आपको भैया बना समझाया जाता था, अब आपको बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे उसका 3D स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखा करके पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना। तो ये सब चीज़ें नई नई आ रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है कि समस्याओं का समाधान, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे अपव्यय व अवरोधन की, छात्र में अशांति। आप देख पा रहे हैं आजकल बच्चों, पहले के ज़माने में डर था, अब जब से ये बाल केंद्रित शिक्षा हो गई तो ये है भी अच्छी, बहुत अच्छी है इवन, लेकिन कुछ ना कुछ लूप एंड फॉल्स भी हैं। बच्चे के अंदर अब बिल्कुल डर नहीं रह गया। इवन जो किशोरावस्था में बालक होता है, जस्ट लाइक 8, 9, 10, 12 का, उसको ये पता है कि इसमें कहा गया है कि आप बच्चों को छू तक नहीं सकते हैं, मारने को तो दूर। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं बच्चा फायदा उठा रहा है। पहले बच्चे के अंदर एक डर रहता था, लेकिन फिर भी, है ना, ये बातें आप कह नहीं सकते हैं भाई भतीजावाद आदि, है ना। आप देखो अगर किसी कह सकते हैं हम कि टीचर्स का बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, या तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं ना। इन समस्त समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अल्प साधनों में उन्नत परिणाम की प्राप्ति। शिक्षा प्रबंधन के द्वारा विद्यालय में उपलब्ध अल्प साधन का उच्चतम व अनुकूलतम प्रयोग करके सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना, ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोरोना में आपने देखिए, अच्छे अच्छे टीचर्स जिन्होंने लैपटॉप को टच ना किया हो, उन्होंने भी लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। सामाजिक मांग की संपूर्ति, है ना। शिक्षा प्रबंधन में सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति की भावना को विकसित करके शिक्षार्थियों का विकास किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में समस्याओं का पूर्वानुमान प्रबंधन के माध्यम से लगाए जाते हैं, और इन पूर्व अनुमानों के आधार पर ही नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श पूर्ति। आधुनिक समय में छात्रों को प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, अतः शिक्षा प्रबंधन निर्देशन व परामर्श की पूर्ण व्यवस्था करता है। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षा की उपलब्धता, यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक छात्र की रुचियों, योग्यताओं एवं आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। देखो, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत हमने आपको ये बातें बताई हैं कि सब बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, उनकी कैपेबिलिटी अलग होती है, उनकी अंदर ये भिन्नता का नेचर पाया जाता है, ये मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है ना। तो उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्र की सुदृढ़ता की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा मूलतः लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है, अतः शिक्षा प्रबंधन में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया जाता है। इससे लोकतंत्र में मजबूती मिलती है। देखिए, सब शब्दों का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अपने देश में, लोकतंत्र देश है अपना, तो यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, कोई भी धर्म को मान्यता नहीं मिली है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का मतलब ये है कि सभी धर्म के लोग अपने फेस्टिवल्स, अपनी चीज़ें अपने अनुसार मना सकते हैं। ऐसा नहीं है बाउंडेशंस की, नहीं आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही फॉलो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे, नो। आप अपने अनुसार नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप अपने अनुसार जिंगल बेल्स एंड ऑल सब कर सकते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले तत्व की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहला आपका ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक शिक्षा प्रबंधन को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऐतिहासिक कारकों के अंदर प्राचीन मान्यताएं, विचार व सिद्धांत आते हैं। किसी भी देश का इतिहास वहां की शिक्षा प्रणाली व प्रबंधन को प्रभावित करता है। अतीत के आवश्यक व महत्वपूर्ण तथ्य व सिद्धांतों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अपनाया जाता है, जिससे शिक्षा प्रबंधन को दृढ़ किया जा सके। किसी भी देश के वर्तमान शिक्षा प्रबंधन भूतकाल की पृष्ठभूमि में और भविष्यकाल की छाया में विकसित होता है। सामाजिक कारक क्या होते हैं? सामाजिक कारक की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और समाज एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। कौन भैया? शिक्षा और समाज। सामाजिक गतिविधियों से शिक्षा प्रभावित होती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत सामाजिक आकांक्षा, नीतियां, प्रथाएं, मान्यताएं आदि आते हैं। सामाजिक मान्यताओं, आवश्यकताओं, परंपराओं के आधार पर ही शिक्षा प्रबंधन का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। शिक्षा और समाज में समायोजन का होना अति आवश्यक है। यदि शिक्षा और समाज के मध्य कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है तो शिक्षा प्रबंधन और समाज दोनों में विकार क्या होता है? उत्पन्न होने लगते हैं। आर्थिक कारक की अगर मैं बात करूं तो वित्त किसी भी संस्था में रक्त की भांति होता है, यानी कि शिक्षा प्रबंधन में भी वित्त व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। संस्था की वित्त व्यवस्था जितनी अधिक होगी, शिक्षा प्रबंधन भी उतना ही दृढ़ होगा। संस्था की समस्त गतिविधियां जैसे आय व्यय के स्रोत, वित्तीय लेखा जोखा, वेतन, सामग्रियों का क्रय आदि सभी वित्त पर ही आधारित होती हैं। मतलब आजकल देखिए, स्टडी मीन्स इन्वेस्टमेंट। जितना अच्छा आप बच्चों पे स्टडी पे आज पैसा खर्च करेंगे, उतना ही अच्छा कल आपको आउटपुट मिलेगा। भैया अगर बच्चों को अच्छी जगह से बीटेक कराया है तो अच्छे उसका पैकेज होगा, यहीं कहीं से करा दिया है तो अच्छा पैकेज, तो छोड़ो प्लेसमेंट होना की भी लाले पड़ रहे हैं आजकल तो। सांस्कृतिक कारक को अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बच्चों के रहने सहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, वेशभूषा, संस्कार, इन सब चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कि क्या विद्यालय के द्वारा इसका भी प्रबंधन होना चाहिए। राजनीतिक कारक की अगर मैं बात करूँ तो राजनीतिक कारक के अंतर्गत देश की शासन पद्धति, कानून, संविधान, नीतियाँ, योजनाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था पर तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक परिवर्तन होने से शिक्षा प्रबंधन का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि शिक्षा राजनीतिक कारकों से प्रभावित होती है, लेकिन उसे राजनीतिक बंधनों से स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा यदि राजनीतिक बंधनों से मुक्त नहीं होगी तो शिक्षा प्रबंधन भी कभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए कुछ कारक जो आपके क्या थे भैया, शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले थे। कौन कौन से शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक आपने हमसे पढ़ा? तो ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले हम चाहेंगे फिर से कि एक बार आप लोग भैया सेशन को, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा शेयर भी, और एट द एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और विश्वास मानिए कि अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छी ही बात रहेगी, बुरी नहीं रहेगी। बाकी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, बस आप जो क्लासेस में दे रही हूँ वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, यही क्वेश्चंस हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और आपके समझ आना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझोगे ना, उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे। जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा, जो बच्चा सोचो वहाँ लिख लेगा, तो जितना समय वो सोचने में लगा देगा ना, उतने में एक आंसर उसका छूट भी सकता है ना। तो या तो फिर आपकी लिखने के कौशल इतने अल्टीमेट हों। तो कहने का आशय ये है कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट? तो शिक्षा में प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम वातावरण का निर्माण करना, कुशल मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करके उन्हें शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, साथ में छात्रों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकसित करना, शिक्षा के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेही सुनिश्चित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। मतलब जितना ज़्यादा, अब देखो, एक स्कूल है जहाँ पर ऐसी वही रटी रटाई पद्धति के माध्यम से पढ़ाते हैं, एक स्कूल है जहाँ बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो जितनी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बच्चों को हम लर्निंग करवाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उसको क्या होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। शिक्षण कार्य में योगदान देने वाले व्यक्तियों की सहायता करना, समाज के नागरिकों, शिक्षक, व्यवस्थापकों, अभिभावकों को समय समय पर शैक्षिक योजनाओं से अवगत कराना, शैक्षिक प्रगति का समय समय पर निरीक्षण करना, समस्याओं के समाधान के लिए आयोगों व समितियों का गठन करना, सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप शैक्षिक नियमों में परिवर्तन करना, उसके बाद में शिक्षा संबंधी उचित विचारों को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक दृष्टि से शिक्षार्थी व शिक्षक में सुरक्षा की भावना विकसित करना, अपव्यय व अवरोधन को रोकना,
शिक्षा विभाग में कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा अन्य विभागों के साथ उनका उचित तालमेल बिठाना। शिक्षा संस्था में समय समय पर शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना। कर्मचारियों से संबंधित आचार संहिता, वेतन शर्तों को निर्धारित करना और शिक्षार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए निर्देशन और परामर्श व्यवस्था करना। ये सब क्या है आपके जो आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट है यानी कि शिक्षा प्रबंधन है, उसके क्या है उद्देश्य हैं, क्या है गोल्स हैं। अब आप इनको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, हेडिंग्स बना करके भी लिख सकते हो। देयर इज अ मतलब जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पॉइंट वाइज 19 पॉइंट लिख दिए, ठीक। अब इसी 19 पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, 5 हेडिंग्स बना करके, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन कर दोगे तो वो भी तरीका वन ऑफ द बेस्ट है ना। तो आप ये नहीं सोचो कि जैसे इसमें लिखा है मुझे यही याद करना, यही लिखना, नो, आप चीज़ों को समझिए, लिखिए तो आप अपने तरीके से। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे प्रबंधक की क्या विशेषताएं होती है लिखिए, और एक आदर्श प्रबंधक जो आइडियल आपका मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजर होता है, उसके सामान्य गुणों पर प्रकाश डालिए। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया, इस वजह से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेतृत्व के सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए अगर मैं देखूं तो अच्छे प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं कि किसी भी संगठन में प्रबंधक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। भैया अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तभी वहाँ आपकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आपने अपने बीएड में, समझिएगा बात को, और अगर आपने अपने सीटेट में अच्छा मैनेजमेंट नहीं किया तो ना तो बीएड ही अच्छे से कर पाओगे, फिर ना तो सीटेट ही। यही टेंशन लेते रहो कि पेपर कब होंगे, पेपर कब होंगे। अरे भैया जब होंगे तब होंगे, आप अपना पढ़ाई करते रहो नॉर्मल तरीके से। तो आपको चीज़ें मैनेज करके चलनी है कि हमको दिन में 1 घंटा ऐसे पढ़ लेना है सेल्फ, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मैम की क्लास होगी वो पढ़ लेना है, बाकी 24 घंटे में बचे हमारे पास 22 घंटे, बाकी में हम 6 घंटे सो लेंगे, 8 घंटे खा लेंगे, 2 घंटे नहा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और 6 घंटे सीटेट पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, और ये आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हैं, ये जितना भी परसुइंग स्टूडेंट है वो सब कर रहा है ना। सो यहाँ पर आपको अब हाँ बस ये डिफरेंस हो सकता है कि भाई आपकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या आप किसी और चीज़ में तैयारी में व्यस्त भी हो सकते हैं। तो सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप ये नहीं सोचिए कि सामने वाला बहुत सुकून से पढ़ रहा है, सबके साथ जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं, है ना। तो शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद में कैसे कहा गया कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। देखो सीधी सी बात है, जब आप अच्छे से रहोगे ना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है कि दुख का कारण दुर्बलता है, और दुर्बलता से अज्ञानता आती है, और अज्ञानता से दुख। ये बहुत अल्टीमेट बात कही है स्वामी विवेकानंद जी ने। इसको तो आप अपने मतलब चित्त में बैठा लीजिए, ना सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से बल्कि अपने लिए। क्या कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कि दुख के कारण दुर्बलता आती है, यानी कि अगर आप फालतू में सैड रहते हो, दुखी रहते हो, तो आप दुर्बल हो जाओगे, यानी कि कमजोर हो जाओगे। अगर आप कमजोर हो जाते हो तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो अज्ञानता आ जाएगी। और फिर अगर आप अज्ञानी हो गए तो फिर एक कष्ट कि अज्ञानी हो तो ना जॉब लग रही है ना कुछ हो पा रहा है। इसी प्रकार से सैद्धांतिक स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें अपने सहयोगियों के सहयोग लेना है, सर्वप्रथम उस कार्य की उपाय देता उसकी प्रक्रिया के बारे में प्रबंधक कर्ता के मस्तिष्क में स्पष्ट योजना एवं नीति होनी चाहिए। अनिश्चितता के चलते हमें अपने सहयोगियों से कार्य कराने में सफल होंगे। कुशल प्रबंधक के लिए आवश्यक है कि निजी कार्य अथवा योजना के क्रियान्वयन में पूर्व सैद्धांतिक रूप से स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दृढ़ता व लोचशीलता का समन्वय होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल अर्थात आप बच्चों को मारिए नहीं, बच्चों को प्यार से समझाइए उस चीज़ को, तो बच्चा अच्छे से चीज़ें कर सकता है। जैसे कि दृढ़ता व जिद में अंतर होता है। परिस्थितियों में वातावरण में परिवर्तन आने के तदनुकूल बदलाव स्वीकार कर लेना क्या होता है, लोचशीलता। और घमंड के चलते ऐसा ना करना जिद कहलाती है। लोचशीलता विकास एक वृद्धि का प्रतीक है। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो गया, चैप्टर हो गया 3 कंप्लीट, यानी कि चैप्टर 1 कंप्लीट आपका, चैप्टर 2 कंप्लीट, चैप्टर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के माध्यम से, है ना। बाकी आप लोग एक बार बुक्स वाली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको बुक्स की जो क्लासेस दिखेंगी वो जरूर ले लीजिएगा। 2x की स्पीड से देखिए, आप चाहे जैसे देखिए, देख डालिए एक बार, है ना। और क्वेश्चन आंसर्स तो मैं करा ही रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका, विद्यालय में एक प्रभावी कक्ष प्रबंधन के लिए प्रबंधन कार्यों का उपयोग करना। दैट इज योर चैप्टर नंबर 4। एक बार देख लेते हैं इसको भी हम लोग, है ना। इसमें तो जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको मैं पढ़ाऊंगी पहले, उसके बाद में इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपकी ये भी 2 दिन में हम खत्म कर सकते हैं, 2 वीडियोस के माध्यम से,
ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, 2 दिन में चैप्टर नंबर 4 भी ख़त्म कर देंगे 2 वीडियोज़ के माध्यम से। ऐसे ही करते करते आपका ये मान के चलिए कि मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 15 जनवरी तक देखिए एग्ज़ाम की आप टेंशन नहीं लो, एग्ज़ाम से पहले आपका कोर्स कवर करवा देंगे और आपको वो सब चीज़ें भी हम आपको एट द एंड ऑफ द 1 ही 2 वीडियोज़ में बता देंगे कि कैसे आंसर लिखें, है ना, कैसे नई चीज़ें आती हैं तो हेडिंग्स कैसे बनाएं, वो सब चीज़ें हम सिखा देंगे। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसको क्लासेस को देखो और अपना पढ़ो और सीटेट पे भी फोकस करते रहो, है ना, क्योंकि सीटेट का पेपर भी बहुत ज़रूरी है लेकिन बीएड भी ज़रूरी है। तो आप दोनों को, वही मैंने कहा ना, मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मैनेजमेंट बनाइए अपना और पढ़ते रहिए। रोज़ हम आपको इसीलिए 1 क्लास दे रहे हैं, केवल 1 क्लास चाहे पेपर 1 की दे दें चाहे पेपर 2 की दे दें, ताकि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन हम आपसे एक और बात कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने हमारा क्या कह सकते हैं कोर्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ख़रीदा था, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटिए चीज़ों को लेकर के। पीजी पॉइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हैं। और पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा क्या है भैया, इंस्टा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, ये थी छोटी सी जानकारी। और कोर्स में क्या क्या है वो चीज़ें जब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक वीडियो दिख जाएगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं ना, बार बार बताना ठीक नहीं है। और टेलीग्राम चैनल तो आपको बताइए कि पीजी पॉइंट है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं ना। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।